धनंजय जी, मैं एक सूचना देने के साथ फिर आपसे प्रश्न पूछ लूं। सुबह मुझे किसी ने वो किया, वॉशिंगटन पोस्ट के में एक आर्टिकल है सितंबर 7 का, विच सेज कि G20 इज ओनली अ मार्केटिंग एक्सरसाइज फॉर मोदी। ये वॉशिंगटन पोस्ट वाले कह रहे हैं, जैसा इन्होंने जापान का हवाला दिया है। दूसरा, यूएस का जो प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने यूएसए में जो यूएस के रिपोर्टर्स थे उनसे कहा कि यूएस गवर्नमेंट हैज ट्राइड वेरी हार्ड to convince Modi for a press conference in G20 summit, but PMO did not agree. So Biden is doing his PC in Vietnam. बार बार उन्होंने कहा कि भाई आप यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, हम लोग नहीं माने। तो धनंजय भाई, एक चीज ये बताइए, क्या केवल जुमलों इवेंट मैनेजमेंट से देश चल सकता है, या धर्म का झुंझुना पकड़ा देने से काम चल जाएगा? क्योंकि ये सब इकॉनमी लोग कौन देखता है, आप सोने की थाली में खिलाइए और धर्म के। मैं थोड़ा आपसे पॉलिटिकल एनालिसिस इसकी चाह रहा हूं कि ये जो इकॉनमी की हालत बद से बदतर होती जा रही है और उधर हम धर्म और इवेंट मैनेजमेंट पे लगे हुए हैं, क्या उसी से देश चल जाएगा धनंजय भाई? 9 साढ़े 9 साल से तो चल ही रहा है देश, ऐसा तो हुआ नहीं कि देश कभी रुक गया। लेकिन ये जो सम्मेलन हो रहा है उसमें मेरे मन में कुछ सवाल है। मैं जवाब देने वाली स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैं सवाल आपके सामने, आपके माध्यम से हम दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। और ये सवाल बड़े जेन्युइन सवाल है। अगर सवाल के जवाब दर्शक दे पाए, कोई साथी दे पाए तो बड़ा अच्छा। ये जो समिट हो रहा है, या जिस तरह से आर्थिक इकोनॉमी जिसको कहते हैं कि आर्थिक तौर पे हम बड़े संपन्न हो रहे हैं, उसका आधार क्या है? ये सम्मेलन जो है और ये आर्थिक संपन्नता, दोनों को हम जोड़ देते हैं। हम सब जानते हैं कि जो देश आए हैं, अब तो 21वां, अब G20 की जगह G21 कहलाएगा अगली बार से। G20 हो गया, अफ्रीकन यूनियन को जो है वो शामिल कर लिया गया इस G20 में। और G20 पहले G7 था, ये भी दर्शकों को पता ही होगा क्योंकि सब सूचना सबके पास है। और किस लिए बनाया गया ये भी घोषित है, और किस तरह से हुआ, क्योंकि ये तो 2008 से G20 सम्मेलन हो रहा है और हर देश में ये सम्मेलन होता है। ऐसा नहीं कि कोई उपलब्धि हो गई कि इंडिया के पास आ गया तो लॉटरी लग गई, कमाल हो गया, मोदी जी लेकर के आ गए, ऐसी कोई बात तो है नहीं। ये 18वां सम्मेलन है, तो 20 देश में आप 18वें नंबर पे आए। हालांकि इसके लिए कोई मुझे शिकायत नहीं कि 18वां नंबर पे है या पहला नंबर, कोई से बहुत अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जो पर कैपिटा इनकम की जब बात करते हैं, जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, तो पर कैपिटा इनकम जो है बड़ा जरूरी हो जाता है कि आपके देश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ठीक है, अडानी साहब की आय तो हो गई थी, एक बार जो है दूसरे नंबर पे आ गए, लेकिन वो आज फिसल के कहाँ है वो पता नहीं। उनको भी नंबर मालूम है कि नहीं मालूम है, मुझे तो नहीं मालूम है कि उनका नंबर अभी क्या है दुनिया के। लेकिन सवाल उठता है कि अमीर, एक व्यक्तिगत मैं अगर कहूँ कि मैं पैसे वाला कैसे बनूंगा, तो मैं पैसे वाला तब बनूंगा या तो मैं नौकरी करूँ, या मैं कोई ठगी का काम करूं, कुछ बेचूं, कुछ उत्पादन करूं जिसको मैं बेचूं। मैं किसान का बेटा हूं तो मैं कहूंगा कि मैं इतने अनाज उगा लूंगा और उसको बेचूंगा और उसके बाद जो है मैं अमीर आदमी बन जाऊं। तो हमारा देश बेचता क्या है, दुनिया को क्या देता है? तो दुनिया को क्या देता है, तब सवाल उठता है कि हम हैं कौन, हमारी विशेषताएं क्या है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम बचपन से पढ़ते आए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। फिर क्या भारत एक कृषि प्रधान देश है आज? फिर आता है कि भारत क्या उद्योग प्रधान देश है, क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ भारत में? फिर आता है कि भारत क्या धर्म प्रधान देश है, क्योंकि पिछले 9 सालों से तो लग रहा है कि भारत एक धर्म प्रधान देश है जहां अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन हिंदू धर्म सबसे महान धर्म है और दुनिया का सबसे नंबर 1 धर्म बन के रहेगा। ये 9 सालों, 9.5 सालों में हमने यही पढ़ा। किसानों के साथ क्या हुआ, ये 13 महीने में पूरी दुनिया ने देखा कि किसान यहाँ के लिए विदेशी हैं, किसान जो है वो पाकिस्तानी हैं, किसान आतंकवादी हैं, किसान हरामखोर हैं, यहाँ तक कहा लोगों ने। तो किसान की क्या स्थिति है वो तो हम लोगों ने देख लिया। 750 किसान मर गए, किसी के चेहरे पे शिकन नहीं आई। प्रधानमंत्री से जब सत्यपाल मलिक ने, राज्यपाल जो थे उस समय, उन्होंने कहा कि भाई इतने लोग मर रहे हैं, तो उनके बकौल उनके, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बकौल उनके, तो क्या करें हम? तो वो भी समझ में आता है। अब इनमें से अगर समझिए भारत एक कृषि प्रधान देश है और मान ले हम कि बहुत अनाज उगाते हैं, हम आत्मनिर्भर हो गए अनाज के बारे में मामले में, और इतने आत्मनिर्भर है कि हमने 80 करोड़ लोगों को
5 किलो अनाज देते हैं हर महीने। तो ये कैसा कृषि प्रधान देश है भाई, जहां 80 करोड़, आधी से अधिक आबादी जो है जिसके पास अनाज ही नहीं है, तो फिर कृषि प्रधान देश कैसे हो गए आप? फिर सवाल उठता कि क्या ये अनाज जो आपके पास उपजता है इतना, दुनिया में से खरीदार देश है? कोई ऐसा देश है जहां अनाज नहीं उपजता है? और आप ये जो विकसित देश खास करके हैं, जो G20 में जो शामिल देश हैं, क्या उन देशों को आपके अनाज की जरूरत है? क्योंकि अनाज अगर बहुत उपजता तो आप बेचेंगे, तो क्या अनाज की उनको जरूरत है? सवाल ये है। फिर आता है कि हम जो है क्या कोई ऐसा सामान उपजाते हैं, उत्पादन करते हैं, हमारी ऐसी कोई फैक्ट्री है जो हम दुनिया के दूसरे देशों को बेचेंगे? दुनिया के दूसरे देश जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं वो क्या खरीदते हैं? तो हथियार खरीदते हैं, जहाज खरीदते हैं, टेक्नोलॉजी खरीदते हैं। हम उसमें साइंस, भारतवर्ष कहाँ खड़ा है, हम क्या कर रहे हैं? ये एक सवाल है जो हर आदमी को अपने आप से सवाल करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ढूंढना चाहिए। फिर आता है कि जो है हम अक्सर बोलते हैं कि जो है हम अगर धर्म की बात करें तो क्या दुनिया के किसी देश को धर्म की जरूरत है कि भैया एक धर्म का मॉडल हमको बना के दे दो, हम जो है अपने देश में ऐसा धर्म लाना चाहते हैं? कोई है? फिर धर्म के नाम पर आप जो है हिंदू मुसलमान का फार्मूला, क्या हिंदू मुसलमान का फार्मूला या इस तरह से अपने ही देश के लोगों को लड़ाने का फार्मूला किसी देश के, दुनिया के किसी देश को चाहिए? अगर चाहिए होता तो मोदी जी उसको बेच सकते थे और उससे हमारे देश को बढ़िया पैसा आता। क्या नफरत का खरीदार दुनिया का कोई देश है? अगर होता तो बिल्कुल हमारे देश को बहुत पैसे आते। तो मुझे ये भी नहीं दिखाई पड़ रहा। फिर अगर हम बात करें मूर्तियों की, कि हम धर्म प्रधान देश हैं तो मूर्तियां, मूर्ति पूजक हैं तो हम मूर्तियां बनाते हैं, तो मूर्तियां बनाते हैं तो हम उतनी बड़ी मूर्ति लेकर के आए वहां, जो सरदार पटेल की मूर्ति लगाए तो वो चाइना बना के दिया हमको। फिर अभी नटराज की मूर्ति की बड़ी चर्चा हो रही है समिट में, वो भी दुनिया के दूसरे देश से आया, हमने तो बनाया नहीं वो मूर्ति। अच्छा, अभी जो ये भारत मंडपम बनाया गया है वो भी भारत के लोगों ने नहीं बनाया, उसमें दूसरे देश के लोगों को सहयोग लिया गया। तो हम बनाते क्या है, हम उपजाते क्या है जिसको बेच करके हमारे पास पैसे आएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल। और ये जो बार बार जब मोदी जी कहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन हो जाएंगे या 5 को हम 500 कर देते हैं, ट्रिलियन हो जाएंगे, लेकिन मेरे मन में बार बार ये सवाल आता है कि ये होगा कैसे? अब एक और बात करें कि भारत की आबादी की बड़ी चर्चा होती है, हालांकि लोग बोलते रहे लगातार कि आबादी, जनसंख्या जो है बड़ी अभिशाप है, हालांकि मैंने कभी अभिशाप नहीं माना। मैं अक्सर बोलता हूं कि बताइए, मनुष्य ने बनाया मोबाइल, वो वरदान हो गया हमारे लिए, और प्रकृति ने बनाया, अगर भगवान को मानते, मैं नहीं मानता तो भी मैं बोल दूं कि प्रकृति ने बनाया मनुष्य और वो अभिशाप हो गया। ये तो बड़ी हैरत वाली बात है। ये कौन सा आइडिया है, किसने पैदा किया ये आइडिया, मुझे नहीं पता। लेकिन खैर चलिए ठीक है, जनसंख्या आप कंट्रोल कीजिए, उससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप एक तरफ तो बोलते हैं जनसंख्या अभिशाप है, दूसरी तरफ आपके पंडे बोलते हैं कि जो है जितने ज्यादा बच्चे पैदा करोगे हिंदू उतना बढ़िया होगा, कि पूरी दुनिया में आपके बच्चे चले जाएंगे। लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स है, अगर उसी को हम बाहर भेजने की बात करें कि हमारे पास इतने लोग हैं हम उनको बाहर भेजेंगे, वो भी हमारे बिहार से, आप आनंद भाई जानते होंगे, हमारे बिहार से ढेर सारे मजदूर पंजाब जाते हैं, दूसरे जाते हैं, और उसके एजेंट हैं बाकायदा। यहाँ बॉम्बे में भी जो बिल्डर हैं वो बिहारी मजदूर मंगाते हैं और उसके बाकायदा एजेंट है कि भैया हमको 500 मजदूर चाहिए, हमको 200 मजदूर चाहिए, और वो मजदूर ला करके देते हैं। हमारे गांव के भी मजदूर पंजाब जाते हैं, बम्बई आते हैं, सूरत आते हैं, और मैं जानता हूँ पूरे प्रोसेस को जानता हूँ, और उनको एडवांस पैसे दिए जाते हैं। तो क्या भारत जो है ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे स्किल्ड, देखिए लेबर तो चाहिए, स्किल्ड चाहिए। अगर पंजाब के किसान को लेबर चाहिए खेती के लिए, तो जो खेती नहीं जानता है उसको ले जाके क्या करेगा? अगर यहाँ पे जो है जो भिवंडी में पावर लूम है, वहां अगर वो मशीन चलाने नहीं आता है लेबर को, तो लेबर लेके क्या करेगा? तो स्किल्ड लेबर पैदा करने के लिए हमारे पास क्या? हम ये जरूर, हम बड़ा गर्व से महसूस करते हैं और कहते हैं कि नासा में इतने भारतीय हैं, गूगल के हेड भारतीय हैं, फेसबुक के हेड भारतीय है, फलाना के तमाम जितनी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां 8-10, सबके हेड जो है भारत से गए। ये बड़ा गर्व से कहते हैं। लेकिन मैं सवाल करता हूं, क्या ये गर्व का विषय है? हम लोग गांव के आदमी हैं, गांव में कहा जाता था कि उत्तम खेती, मध्यम बांध, नीच नौकरी, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। हाँ, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। तो नौकरी को तो सबसे बाहर रखा गया था। हम सब नौकर बनने को बड़ा परेशान है। हमने एक बार हमारे गांव में एक कमला चचा थे, उनको 80 बीघा उनके पास खेत था, अब तो मर गए वो। तो उनके 2 बेटे, दोनों इंजीनियर हो गए और चले गए बाहर। हमने उनसे एक सवाल किया कि चचा जी, आपके पास 80 बीघा खेत है, इतने सारे लेबर आपके पास बैठे रहते हैं, लोग
इलाके में सब आपको जानते हैं, कमला बाबू के पास इतनी जमीन है, आपको प्रणाम करते हैं। क्या आप अपने बेटों के पास गए हैं, उनको भी इसी तरह से लोग जानते हैं, क्या इसी तरह से उनको प्रणाम करते हैं? तो चुप हो गए। तो ये जो स्थिति हमारे देश की बनाई गई है, और हमने एक अजीब किस्म का गर्व हमने ओढ़ लिया, जो गर्व नहीं है, मूलतः उसको मैं कहूँ शर्म है। ये शर्म की बात है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं और उससे वो अगर जिंदा रहते हैं। ये शर्म का विषय है, ये गर्व का विषय नहीं। और उस पर आप झोला छापते हो, उस पर लिखते हो कि ये प्रधानमंत्री दे रहे हैं, वो और बड़ी शर्म की बात है। लेकिन ये शर्म की बातों को गर्व की बात बना लेने का जो है हमारे देश में एजेंडा चल रहा है पिछले पता नहीं कितने सालों से, 30 सालों से तो मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं इसको कहूं कि जो है 1925 से एजेंडा चल रहा है। गर्व को शर्म बनाने का एजेंडा जो है पिछले 98 सालों से चल रहा है, 99 सालों से चल रहा है। और ये जो चल रहा है, अगर आप ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत कमाल चीज है। आप पूरी दुनिया में समझिए, अगर ऋषि सुनक वहां के प्रधानमंत्री बने हुए लंदन के, तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप उस लेवल पे ट्रेन तो कीजिए, यूनिवर्सिटियां तो खोलिए। आप ऐसी यूनिवर्सिटी बनाते, जिसे अयोध्या में अभी डेवलप किया जा रहा है। अयोध्या में कहा जा रहा है कि ऐसा लोक बना दे रहे हैं कि दुनिया में इससे बड़ा कोई धार्मिक हब नहीं होगा। दुनिया के वेटिकन सिटी में 1-1.5 करोड़ लोग आते हैं, मक्का मदीना में 3-3.5 करोड़ आते हैं, हमारे यहाँ 17 करोड़ लोग आएंगे। तो 17 करोड़ लोग आने वाले कौन हैं? वो क्रिश्चियन आएंगे, मुस्लिम आएंगे, वो खुद मिलने के लिए आएंगे, वो जो बाइडन आएंगे वहां अपने परिवार के साथ दर्शन करने के लिए, कौन आएंगे? वही गरीब आएगा देश का जो 5 किलो अनाज ले रहा है। जो 80 करोड़ 5 किलो अनाज लेने वाला है, वही गरीब सबसे ज्यादा झंडा पताका लेकर के चल रहा है, वही कावड़ लेकर के चल रहा है, वही लाइनों में लगा हुआ है। बताइएगा, मैंने तो कभी नहीं देखा किसी, इतने बड़े उद्योगपति हैं देश में भी कई सारे, अडानी जी का ही कोई फोटो आ जाता कि फलाना मंदिर में लाइन में खड़े हैं कि मैं भी भगवान के दर्शन करता हूँ। जी, तो इस तरीके का देश हम बना रहे हैं, और इस तरीके का देश बना करके जहां हम आत्मनिर्भर भारत हम डायलॉग में बोलते हैं। अभी आप जिस समिट, ये जो G20 का समिट हुआ, इसमें कितने सारे लोगों को, झोपड़ियों को उजाड़ दिया गया, वो लोग रो गा रहे हैं। क्या अगर 2700 करोड़ रुपया आपने खर्च किया तो 200 करोड़ रुपया खर्च करके उनके लिए घर नहीं बनाया जा सकता? उनको स्थापित नहीं किया जा सकता था कि भैया ये लीजिए, आपके बच्चे के लिए स्कूल है, आपके लिए अस्पताल है? और वो जो दुनिया भर के पत्रकार आए थे, वो देखते कि देखिए इतने सारे लोगों का पुनर्वसन किया, ये भले झोपड़ी में रह रहे थे लेकिन सरकार ने किया। ये एक गर्व का विषय होता। लेकिन आप शर्म के विषयों को गर्व का विषय बताते हैं, और जो गर्व का विषय होना चाहिए वो नहीं दिखाते हैं। ये सबसे शर्मिंदा करने वाली बात है। क्या क्या बोला जाए, भयंकर निराशा है। और ये 9 सालों में जिस तरह से गटर मीडिया ने किया है, जिस तरह से हमारे भक्तों ने किया है, कि सब कह रहे हैं अरे आपको दिखता नहीं। अरे मुझे दिखाओ तो, तुमको दिखता है क्या? मेरे इतने सवालों के जवाब दो, और आप सोचो कि कहाँ है आपका देश, और क्या बेच करके आप बनोगे, कैसे आपको अच्छी नौकरी अगर चाहिए तो अच्छी नौकरी करने के लिए अच्छा पढ़ाई चाहिए। अच्छी पढ़ाई है, आज देख लीजिए कि पढ़ाई की फीस जितनी बढ़ा दी गई है, एक सामान्य परिवार का, गरीब छोड़ दीजिए, 80 करोड़ की बात ही नहीं कर रहा, सामान्य मध्य वर्ग परिवार का आदमी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकता। अब बतलाइए आपका देश जो है कैसे तरक्की करेगा? जी। चलते चलते धनंजय भाई आपसे एक इसलिए सवाल पूछ लूं, फिर वो थोड़ा पॉलिटिकली है, मैं आपसे पॉलिटिकली सवाल पूछूंगा। ये जो देश में एक निशान, एक चुनाव, एक भाषा, एक यूसीसी लगाने की बात है, तो क्या अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हिटलर ही इसको चलाता है देश को, तो क्या देश ओवरऑल तरक्की कर रहा होगा, देश के लोग ओवरऑल खुशहाल होंगे, या देश और कमजोर हो रहा होगा? क्योंकि हमारी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। मैं थोड़ा एक बहुत संक्षेप में इस पे टिप्पणी, क्योंकि ये सारा कुछ जो 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, पूरे भारत में दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट में नहीं भी हो गरीबी पूरे देश में है, कहीं कम कहीं ज्यादा है। मैं एक बहुत क्विक एक टिप्पणी इस पे, धनंजय जी। मैं अपनी टिप्पणी, हालांकि आपने कहा राजनीति के अलावा अर्थशास्त्र में बहुत नहीं जानता, बहुत मोटा जानता हूं जो मैं सवाल करता हूं, क्योंकि मुझे वही समझ में आता है। लेकिन मैं इसमें एक कहानी सुना दूं जो बचपन में पढ़ी है। कि एक किसान था, वो जब अब मरने लगा, मृत्युशैया पे लेट गया, तो उसने अपने बेटों को बुलाया और सबको एक एक लकड़ियां दी कि ये तोड़ो, और उसने तोड़ दी। फिर वो चारों लकड़ियां, 4 बेटे थे, 4 लकड़ियां इकट्ठा किया, उसको बांध दिया, बोला कि अब तोड़ो। कोई बेटा तोड़ नहीं पाया। बोला कि यही जीवन का मैसेज है तुम्हारे आगे बढ़ने की। तो अब एक आदमी जो है भारत को अगर महान बना सकता है,
तो अगर 144 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे तो भारत तो 144 गुने महान हो जाना चाहिए। एक आदमी कैसे महान बना सकता है? ये तो बड़ी एकदम अजीब सा लॉजिक है। ये बचपन में हमने कहानी पढ़ी इसलिए मैंने दोहरा दिया। और एक और कहावत है, एक से एक मिले दो, या एक और एक 11। या एक बड़ी बढ़िया दूरदर्शन पे एक आता था, एक चिड़िया अनेक चिड़िया करके एक वीडियो आता था। क्या उसका मैसेज? एकता में बल है। हम क्यों बचपन में पढ़ते रहे? हम क्या पढ़े? एकता में बल है। ये पहली बार हम देख रहे हैं अपनी आंखों से कि किताबों में जो पढ़ा उतने दिनों तक वो गलत था। सही तो ये कह रहा है कि एकता में बल नहीं है, सब आपस में लड़ो, सब एक दूसरे को गाली गलौज करो, सब एक दूसरे को बताओ कि गद्दार है, मैं ही देशभक्त हूं, तुम गद्दार हो। तो अगर इससे अगर देश एक बनता है तो फिर पता नहीं, मैं बेवकूफ आदमी हूं, मैं नहीं जानता हूं ज्यादा, लेकिन जो मैंने बचपन में पढ़ा है और जो मैं महसूस कर रहा हूं वो आपके सामने रख रहा हूं। तो मुझे लगता है सबको मिलकर के देश को आगे बढ़ाना चाहिए। और ये जो जी सम्मेलन हो रहा है वो तो कह रहे हैं कि आइए हम दुनिया के 20 देश, अभी अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया था, 21 देश मिल करके हम दुनिया को बड़ी ताकत बनाएंगे। और जो मोदी जी का नारा है, नारा वो बना गढ़ने में बड़े मास्टर आदमी है, वो उसको हकीकत में बदले नहीं बदले, नारे खूब उछालते हैं। जिससे वसुधैव कुटुंबकम पता नहीं किसने उछाल दिया। हमारे एक मित्र बता रहे थे कि एक सीआर ने वो कहा था किसी। तो ये जो है नारे जो उछाल देते हैं, तो उन्होंने कहा एक पृथ्वी, उन्होंने कहा एक पृथ्वी, एक परिवार, एक फ्यूचर। तो वो एक पृथ्वी मतलब पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं। एक परिवार के मतलब कह रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है इतने सारे परिवारों से मिलकर बनी हुई है, तो सारे परिवार एक ही परिवार के सदस्य हैं। वो कह रहे हैं कि एक फ्यूचर, तो सबका एक भविष्य होना चाहिए। तो मैं तो समझ रहा हूँ कि अडानी का भविष्य और धनंजय कुमार का भविष्य दोनों एक होना चाहिए, लेकिन हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि ये भविष्य नहीं है। अडानी के लिए या वहां जो आए हैं लोग, उनके लिए अलग भविष्य है जो सम्मेलन में आए हुए हैं, और जो गरीब आदमी जो झोपड़ी में वहां पे रह रहा था पहले सम्मेलन से पहले, उनको कहीं और फेंक दिया गया। उनको भी कहा जाता कि देखिए हमारे देश के कुछ नागरिकों से मिलाते हैं। अगर जो प्रधानमंत्री अकेले मिल रहे थे, हाथ मिला रहे थे सबसे उस चक्र के सामने, और कह रहे हैं कि ये जो है समय चक्र है। मैं दूरदर्शन पर देख रहा था, पता नहीं मैं तीलियां गिन रहा था कि 24 तीलियां है कि नहीं। ये तो जो है रथ का पहिया लग रहा है, ये समय का पहिया नहीं लग रहा। खैर, तो वो तो मैं फिर गिनूंगा तो बतलाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा करते कि दुनिया इस देश के अगर 20 देश के प्रधान आए हैं, हालांकि सब देश के प्रधान नहीं आए हैं, तो 20 देश के अगर चीफ आए हैं, तो 20 पत्रकारों को या 20 जो है आम आदमी को भी बात है कि देखिए हमारे देश में ये 20 तरीके के लोग हैं, 20 जातियों के ही लोगों को मिला देते कि देखिए हम इतने लोग हैं लेकिन सब कितना बढ़िया मिल के रहते हैं। तो ये किसी तरह के रूपक में नहीं आते हैं, न ये कथा में आते हैं, न ये कविता में आते हैं, न ये सिनेमा में आते हैं, न ये हकीकत में आते हैं। पता नहीं कहाँ से आए हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को, मुझे समझ में नहीं आता है। जी।